मनुष्य के संबंधों का आधार होता है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब किसी के द्वारा हमें किसी कार्य की पूर्ति हो जाना। जैसे माता पिता को अपनी संतान से अपेक्षा रहती है कि वो बड़े होकर उनका नाम रोशन करेगा, उज्जवल करेगा। एक मित्र को दूसरे मित्र से मित्रता करते समय अपेक्षा रहती है कि आज मैं इसके काम आया हूँ तो निश्चित रूप से भविष्य में मेरे भी काम आएगा। परंतु अपेक्षा की तो नियति ही है भंग होना। क्यों? क्योंकि अपेक्षा जन्म लेती है मस्तिष्क में, और जब ये अपेक्षा किसी के द्वारा पूर्ण नहीं की जाती तो जन्म होता है संघर्ष का, और इस संघर्ष के कारण हमारा जीवन दुखदायी हो जाता है। तो जब भी आप किसी से मित्रता करें, एक माता पिता को अपनी संतान से या संतान को अपने माता पिता से, संबंधों के आधार पर अपेक्षा को बीच में नहीं लाना चाहिए। अर्थात संबंधों को अपेक्षा का आधार नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन। Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and we are discussing the rotational motion. This is the lecture number 6, and in which we will discuss the rotation about fixed axis. In the previous lecture we have discussed how to find the torque. In the previous two lecture number 4th and 5th, we have found how to find the torque in rotational motion, and in third lecture we have found how to find the moment of inertia of the system. In this lecture we will try to find out the relation between the torque and the moment and inertia. That is, we will work on the formula torque is equal to I alpha. बट लेकिन उससे पहले आप दो बात सुन लीजिए कि पहली बात कि जो रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जनरली ये किताबों में मेंशन नहीं होता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, और हमने अपने टॉपिक को भी इसी हिसाब से डिवाइड किया है। क्या? पहले हम पढ़ेंगे रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, देन आफ्टर वी विल गो टू द मूविंग एक्सिस, है ना, रोटेशन एंड विथ ट्रांसलेशनल मोशन, यानी CTRM बोलते हैं जिसे कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन मोशन। अभी हम पढ़ रहे हैं केवल और केवल कैसा, रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस। कैसा? जैसे कि पंखा घूमता है, पंखा जो होता है वो एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। तो हमारा इस लेक्चर में केवल और केवल कंसंट्रेशन उन्हीं क्वेश्चंस पे रहेगा। इन क्वेश्चंस की भी एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि नीट में और जेईई मेंस में लगातार पूछी जाती रही है। क्लियर है क्या बात? तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन ऑफ द रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, वी विल मूव टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रोटेशनल मोशन, एंड दैट इज वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए बेटा, जैसे कि रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए, रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, है ना। बोर्ड पे देखो ध्यान से। कैसे? अगर जो मान लेते हैं हमारा एक कोई डिस्क है ना, सपोज दिस इज अ डिस्क like this, and this is the axis of rotation, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मान लेते हैं कि ये रिंग है, ये डिस्क है ना, और ये डिस्क घूम रही है, ठीक है। तो ओमेगा से घूम रही है, मान लेते हैं इनिशियल ओमेगा क्या है, इसका कांस्टेंट है, ऐसे करके ओमेगा बढ़ रही है। तो देखो ओमेगा की डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। मान लेते हैं इनिशियली कोई पॉइंट इस पोजीशन पर था और दूसरा इस पोजीशन से, ए पोजीशन से रोटेट करता हो। पॉइंट ए क्या करेगा बेटा? पॉइंट ए विल मूव इन ए सर्किल विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इफ ओमेगा इज कांस्टेंट। क्लियर है क्या बात? और वो ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, इसके चारों क्या सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। ये तो इसका साइड व्यू हो जाता है, मान लेते हैं। अगर जो हम इसका टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू कैसे दिखाई देगा बेटा? मान लेते हैं हमारे पास ये डिस्क है ना, और ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है। ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे होगी, इनिशियल पॉइंट ए पर था और ये सर्कुलर मोशन करता थोड़े टाइम पे बी पे पहुंच जाता है, और एंगल कितना घूम लेता है बेटा?
थीटा घूम लेता है। क्लियर है क्या बात? तो s और इसकी रेडियस r मान लेते हैं, ओमेगा स्पीड मान लेते हैं, है ना। तो देखो बेटा एंगल इज इक्वल टू कितना लिखूं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। या आप इस एंगल को डेल्टा थीटा एंगल मानेंगे तो डेल्टा एस अपॉन आर भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। यदि आप दोनों ओर डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, मतलब ए से बी तक मान लेते हैं, ए से बी तक टाइम कितना लगता है बेटा, डेल्टा टी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा v, और लिमिट भी ले लेंगे। अगर जो आप इसकी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देते हो, है ना, और इधर भी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देते हो, तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। और बेटा ये डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन आ जाता है लीनियर स्पीड में और एंगुलर स्पीड में, है ना। तो और लेकिन इन वेक्टर फॉर्म कैसे, वेक्टर क्वांटिटी है v और r, रेडियस वेक्टर मान लेते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। नहीं आई बात समझ में? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एंड द रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। मान लेते हैं A का जो रेडियस वेक्टर है वो कितना है, R, है ना। तो इस तरीके से आप ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन ये क्या था, कांस्टेंट ओमेगा से है। अब ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क घूम रही है, जैसे ये केस जो है, ये केस कौन सा है, जब आप फैन चालू करते हो थोड़ी देर बाद फैन एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता रहता है। क्लियर है के बाद? लेकिन जब शुरू में फैन बंद था, ध्यान से सुनना आप, है ना, जब शुरू में फैन बंद था और आप स्विच ऑन करते हो तो एंगुलर स्पीड इंक्रीज होना चालू होती है। क्लियर है के बाद? एंगुलर स्पीड इंक्रीज होना चालू होती है और उसके बाद थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाती है ना। और यदि आप स्विच ऑफ कर देते हो तो वो धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाती है। क्लियर है के बाद? इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पर एंगुलर स्पीड 0 थी और एंगुलर स्पीड बढ़ती है जब आप स्विच ऑन करते हो, तो यानी एंगुलर स्पीड बढ़ती है। तो इसका व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स देयर इज ए एंगुलर एक्सेलरेशन, देयरफॉर दैट इज व्हाई द एंगुलर स्पीड ऑफ द फैन इज इंक्रीजिंग। ओके, तो यदि ये तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए केस हो गया। इफ देयर इज ए एंगुलर एक्सेलरेशन, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, हम इंक्रीजिंग के लिए कर लेते हैं। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, जब कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा तो ध्यान से देखो, ये भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी भी इसकी बढ़ती जाती है। तो अगर जो आप दोनों तरफ इसे ओमेगा बढ़ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज इंक्रीजिंग देयरफॉर देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, उसमें अल्फा है। क्लियर है क्या बात? देखो, अगर जो एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ता है तो इसका मतलब ओमेगा बढ़ रही है, और ओमेगा बढ़ रही है तो इसकी लीनियर स्पीड जिससे ये रोटेट कर रहा है इसके अबाउट v स्पीड से, वो भी बढ़ेगा। तो दोनों डिफरेंशिएट कर देंगे हम इसे, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू r, रेडियस वेक्टर तो सेम रहेगा, d ओमेगा अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू r अल्फा। व्हाट इज a? a इज द एक्सेलरेशन यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इन वेक्टर फॉर्म देखो बेटा, a इज इक्वल टू r अल्फा और v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये तो आपको बहुत ज्यादा यूज होंगे। इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r, है ना। आप यहां पे से डिफरेंशिएट करेंगे, d वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू d ओमेगा वेक्टर अपॉन dt क्रॉस r। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये a वेक्टर इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या बात? और इसे क्या कभी कभी बोलते हैं क्या, ए टी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर भी आप इसे लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब देखो मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, है ना। ये हमने ओमेगा इंक्रीजिंग के लिए माना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो आपसे रोटेशनल, दिस इज द रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, वो आपसे पूछेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में और नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में या रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में और टोटल एक्सेलरेशन के बारे में। ध्यान से देखो बेटा, यदि ये कोई ऑब्जेक्ट, कोई डिस्क, दिस इज द डिस्क, इफ इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी,
कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, यदि आप पार्टिकल ए को कंसीडर करो, है ना, इसका टॉप व्यू बनाते हैं हम, फिर से इधर टॉप व्यू बना देता हूं मैं। तो ध्यान से देखो कि इस डिस्क में ये पॉइंट ए ऐसे क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है क्या बात? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है दिस पार्टिकल, और इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी होगी ऐसे करके, और वेलोसिटी भी होगी, है ना, v भी होगा, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा इसमें रिलेशन हो जाएगा। दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन। और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसमें जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा बेटा, यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसे हम ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस ए आर की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर और v स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगी। किस केस में? जब वो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। लेकिन यदि उसकी ओमेगा बढ़ रही है ना, डिस्क की वेलोसिटी, फैन आपने ऑन करा है और वो तेजी से बढ़ रहा है ना, एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए। क्लियर है क्या बात? तो यदि इसमें एक्सेलरेशन है, इफ देयर इज एक्सेलरेशन इन द बॉडी, ये तो किसके लिए हो गया बेटा, ये हो गया ओमेगा इज कांस्टेंट। क्लियर है क्या बात? इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, यदि ओमेगा लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो देखो ओमेगा टॉप व्यू बना रहे हैं, तो यदि ए पार्टिकल है, ये घूमेगा तो बेटा ये सर्किल में, और किसी इंस्टेंट पर, एट सम इंस्टेंट, ये बहुत जरूरी वर्ड है ना, एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, है ना। तो अब इसमें कितने टाइप के एक्सेलरेशन होंगे? इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, दैट इज देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो यदि ओमेगा ऐसे है, ओमेगा ऐसे है और ओमेगा बढ़ रहा है, तो ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और ये भी अल्फा और ओमेगा दोनों क्या होंगे बेटा, एक ही डायरेक्शन में होंगे। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। अब ये पॉइंट ए सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, और इसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर है, एंगुलर स्पीड ओ है, ओमेगा है, तो एक तो इसमें क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा। लेकिन क्योंकि इसकी ओमेगा कॉन्टिन्यूस बढ़ रही है, इसलिए इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो गया, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आर इंटू अल्फा के इक्वल होगी। और बेटा ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ लिख देता हूँ, कितनी होगी, आर इंटू अल्फा, और रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाती है। तो यदि आप इस पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, जो टोटल एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा रूट ओवर कितना, ये तो सर्किल, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये तो है ना, ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है बेटा, आर अल्फा का स्क्वायर, और रेडियल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, या और वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो एंगुलर स्पीड तो बढ़ती है पंखे की, और ये रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस होता है, साथ में उसमें एंगुलर स्पीड तो बढ़ती है, साथ में कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता रहता है, और सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर भी लगेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है अपने को, और क्वेश्चन करते हुए इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे अपन एक क्वेश्चन भी करते हैं, रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, और हमने एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में रिलेशन लेकर के आए हैं, है ना। इसी पर हम एक क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझना आपको क्या है, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, उसी कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ करके चलना है, और रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन आपको समझने हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉर्क निकालना सीखा था, उससे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था। क्लियर है क्या बात? तो जैसे यदि ट्रांसलेशनल मोशन में अगर जो मास m है
है ना, हम बता चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट करता हूं। और यदि आप इस पे एक फोर्स F लगाते हो तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो a होता है, तो F और m और a में रिलेशन होता है F इक्वल टू ma। यदि वेक्टर में लिखना चाहते हो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से यदि रोटेशनल मोशन की हम बात करें, है ना, ऐसे करके हम इसमें कोई फोर्स लगाएं ऐसे करके, तो फोर्स है तो इसका मतलब टॉर्क भी है। अगर जो परपेंडिकुलर, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, F इंटू आर हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये तो टॉर्क, और यहाँ पे टॉर्क की जगह फोर्स की जगह क्या जाता है, टॉर्क। अब जो टॉर्क होगा तो इसमें अल्फा भी होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, है ना, जैसे यहाँ लिखा है F इज इक्वल टू M इंटू A। इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में टॉर्क, फोर्स की, रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, और मास की जगह आ जाता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं हमारे पास ये डिस्क है, हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ ए डिस्क, है ना, दिस इज ए व्हाट, डिस्क, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, रेडियस वगैरह नहीं दी हुई है ना, और 100 kg मीटर स्क्वायर डायरेक्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया है डिस्क का। बहुत सारे केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए भी जरूरत नहीं होगी, वो क्वेश्चन में दे देता है, क्लियर है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है कभी कभी, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाते, तो क्वेश्चन में आपकी हेल्प के लिए वो दे देता है। और मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है बेटा, 1 मीटर है, और आपने इस पे एक टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, है ना, ऐसे करके, और कितना फोर्स लगा रहे हैं बेटा, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर है क्या बात। अब यहाँ पर जो पॉइंट A है, ये तो हो गया सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है लाइक दिस, ऐसे रोटेट कर रहा है, और फोर्स ऐसे लग रहा है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, है ना, फाइंड, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी at t is equal to 10 सेकेंड, ये निकालना है। सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल A, क्लियर है क्या बात, ऑफ पार्टिकल नहीं, ऑफ पॉइंट A। दिस इज द क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दोबारा से बता देता हूं, एक डिस्क है और ये फिक्स्ड एक्सिस O के अबाउट रोटेशन कर रहा है बेटा, और इसमें आपने एक फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, रेडियस है 1 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शियल सिस्टम का दे रखा है। आपको सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 10 सेकेंड पर, साथ में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा तो पहले निकालना ही पड़ेगा, टेंजेंशियल और टोटल एक्सेलरेशन भी निकालना है आपको पॉइंट A का, कब बेटा, 10 सेकेंड पर, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो, यदि आप इसका सोल्यूशन में देखोगे तो सोल्यूशन में क्या है कि सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टॉर्क। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर है क्या बात, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टॉर्क लगेगा इनिशियली ओमेगा कितना मान लेते हैं हम, क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, ओके, ओमेगा ई नॉट क्या है बेटा, इनिशियली ओमेगा नॉट कितना है, 0। तो टॉर्क देखो, तो नेट टॉर्क जो होगा वो कितना होगा बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है 100 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा 1 मीटर, क्लियर है क्या बात। और ये ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जाएगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो फोर्स कितना है बेटा 100 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी 1, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है 100 kg पर मीटर स्क्वायर, तो अल्फा आ जाएगा इसका 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, आंसर आ जाता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो इस केस में आ जाता है। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी पूछिए आपसे, है ना, तो बेटा फर्स्ट में एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओके। तो अल्फा तो अपने पास आ गया, और टाइम कितना दे रखा है इसने 10 सेकेंड, ओमेगा नॉट कितना है बेटा 0, तो कितना जाएगा 0 प्लस अल्फा की जगह 1,
और t इज इक्वल टू 10, इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू कितना जाता है 10 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दूसरे पार्ट का आंसर देने के लिए देखो, ध्यान से देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला है तो वो तो हमने निकाल लिया 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी बात, आपको इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और निकालना है। टेंजेंशियल मतलब देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे होगा, ऐसे करके, क्लियर है क्या बात? तो बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, AT इज इक्वल टू आर एल्फा। अभी निकाला हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में, तो AT इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ 1 मीटर, एल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात, इसने पूछा है टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ऐसे बताना पड़ेगा आपको, है ना, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ये बात है। तो अब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद इसका जो एक्सेलरेशन होगा, देखो ऐसे ऐसे घूम जाएगा ये, है ना, जब ये घूम जाएगा 10 सेकेंड के बाद, तो 10 इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर, तो एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर डिस्क की कितनी थी 0, लेकिन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई डिस्क की, आ गई बेटा 10 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है कि बात? तो इसका मतलब पार्टिकल घूम के मान लेते हैं कहीं इसी पोजीशन पर आ जाता है, हमें पता नहीं होगा एग्जैक्ट वो कहां पर है ना, अगर जो पूछेगा तो वो भी हम निकाल सकते थे, है ना, मैं क्वेश्चन बना दूंगा उसका, लेकिन अभी मान लेते हैं हम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर इस पोजीशन पर आ जाता है। तो अब इसमें एक्सेलरेशन देखो बेटा कितना होगा, एक तो होगा इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्लियर है क्या बात, साथ में क्योंकि इसमें इस समय ओमेगा भी है, कितनी है 10 रेडियन पर सेकेंड है, ऐसे करके है। तो इसमें दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इसलिए इसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी या रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन भी होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा AR इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होगी। आर की जगह यहाँ कैपिटल R लिख देते हैं जो कि 1 है, और ओमेगा कितना है बेटा 10 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना जाता है बेटा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आ ही गया था हमारे पास 1 मीटर, और रेडियल भी आ गया है, तो बेटा टोटल एक्सेलरेशन कितना निकालेंगे, तो टोटल एक्सेलरेशन लिख सकते हो कितना, टोटल इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। AT कितना है, AT इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, रेडियल कितना है 100 का स्क्वायर, तो यह आ जाता है 10,001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द टोटल एक्सेलरेशन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा करके और रोटेशनल काइनेमेटिक की इक्वेशन से जो क्वांटिटीज पूछी जाएं वो आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि फोर्स दे दिया उसने, टॉर्क निकाल लिया, टॉर्क निकालने के बाद अल्फा निकाल लिया, ओमेगा नॉट उसने कितना दे रखा था बेटा 0 दे रखा था, वो पूछेगा कि इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड हाउ मेनी रिवोल्यूशन इट विल कंप्लीट, है ना। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। लिखो इन दिस 10 सेकेंड इन द अबव क्वेश्चन in this 10 second how many revolution the disk will complete। तो देखो इसे कैसे निकालेंगे बेटा, इसे निकालने के लिए देखो ध्यान से सुनो कैसे निकालेंगे। रेवोल्यूशन निकालने के लिए जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होते हैं, यदि आप एक पंखे को कंसीडर करो, एक पंखा ऐसे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में वो अपने सेंटर के अबाउट, एक्सिस के अबाउट कितना एंगल रोटेट कर जाता है 2 पाई। तो हम क्या करेंगे, और यदि 2 रिवोल्यूशन करेगा तो 4 पाई, यदि 4 रिवोल्यूशन करेगा तो 4 इंटू 2 पाई 8 पाई दैट इज। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होंगे टोटल एंगल रोटेटेड बाय द डिस्क एंड डिवाइडेड बाय 2 pi. These are the formula for number of revolution. So what you have to find? You have to find only the angle rotated by the disc in these 10 second. तो एंगल कैसे निकालेंगे? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, लेकिन ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 है बेटा, प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 है, और टी स्क्वायर कितना है बेटा 100 स्क्वायर, और ये आ जाता है आपका
5000 radian. So what is the angle rotated by the disk is theta is equal to 500 radian. So what is the how many revolution it will complete? Number of revolution it will complete n is equal to theta upon 2 pi. थीटा की वैल्यू कितनी है 5000 अपॉन 2 इंटू पाई रेडियन, है ना, सॉरी, तो नंबर आ जाएंगे इतना 2003.14। इसे थोड़ा सा जो भी इसके नियरेस्ट इंटीजर होगा दैट वुड बी द आंसर, है ना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आप इसे चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना पड़ता, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे डिफरेंट तरीके से आप पूछ सकते हो, है ना। डिफरेंट तरीके से कैसे पूछ सकते हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, है ना, सिर्फ चेंज हो जाएगी थोड़ी सी बात, लेकिन कॉन्सेप्ट तो उसी प्रकार से रहेगा। ध्यान से देखो बेटा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक रोड है और ये रोड हिंज है इसके ओ पॉइंट के अबाउट, है ना। रोड इज हिंज्ड अबाउट पॉइंट ओ, क्लियर है क्या बात। अब इसमें हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। रोड का कितना है मास m और लेंथ कितनी है बेटा n, आ गई बात समझ में। फोर्स ऐसे लगाते हैं एंड F इज ऑलवेज, फोर्स इज एक्टिंग ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रोड, है ना। क्या फाइंड करना है आपको बेटा, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ऑल्सो फाइंड, है ना, फर्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन टाइम t इफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0, क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना, एंड दिस इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये बहुत जरूरी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है बेटा रोड, क्लियर है क्या बात। कैसे है मैं आपको समझा देता हूं कि इस तरीके से ये रोड है ना, प्लेन क्या है हॉरिजॉन्टल, एक्सिस क्या है वर्टिकल, ऐसे करके, और ये ऐसे करके घूम सकती है। आपने इस पे फोर्स लगाया, कैसे, ऐसे फोर्स लगाओगे तो ऐसे करके रोटेट करेगी, है ना, ऐसे करके ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगी, कैसे, ऐसे करके। फोर्स कैसे लगाएगा, ऐसे, क्लियर है क्या बात। तो क्या लगाएंगे हम, ध्यान देने की बात है कि जब इस पे फोर्स लगेगा F, दिस इज द फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके अबाउट ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन रोटेट करेगा, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, फोर्स इंटू L, व्हाट इज द I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड अबाउट दिस एंड कितना होगा 1/3 ml स्क्वायर, क्लियर है अल्फा, तो L से L कट जाएगा तो अल्फा आ जाएगा आपका 3F अपॉन m इंटू L। सो दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रोड, क्लियर है क्या बात। दूसरी बात तो अल्फा आ गया, है ना। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टाइम t, तो बेटा देखो पहले का तो आंसर ये आ गया, रिवोल्यूशन निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर लगा देंगे, है ना। एंगल रोटेटेड बाय दिस रोड इन टाइम t कितना आएगा, अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3F अपॉन m इंटू L इंटू टी स्क्वायर, दिस इज द एंगल रोटेटेड। इसलिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होते हैं, थीटा अपॉन 2 पाई, और थीटा कितना है बेटा 3/2 ml f इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 3F टी स्क्वायर अपॉन 4 ml पाई इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। क्वेश्चन कैसे दे देगा, क्वेश्चन में डेटा वो इस तरीके से सेट करेगा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो इंटीजर आ जाएगा। तो मेरे तो केवल आपका पर्पस ये था कि आपको कैसे सॉल्व करना है। दूसरी बात, यदि वो आपसे पूछे कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बेटा यदि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो यदि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछे तो निकाल सकते हैं अपन एक्सेलरेशन कितना। दो टाइप के एक्सेलरेशन हो जाएंगे इसमें रोड में, कौन कौन से एक्सेलरेशन हो जाएंगे बेटा, क्योंकि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होती तो अल्फा 0 हो जाता, लेकिन क्योंकि इसमें टॉर्क है,
जब टॉर्क होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, और इसलिए उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा, आर की जगह दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल इंटू अल्फा। तो बेटा ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एल इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी 3f अपॉन m इंटू एल, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3f अपॉन m आ जाता है। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द रेडियल एक्सेलरेशन विल डिपेंड्स अपॉन इट्स ओमेगा। इनिशियली ओमेगा 0 था तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन ए आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है, और इस पॉइंट का जो रेडियस होगा वो कितना होगा बेटा L के बराबर होगा, तो इट विल बी L ओमेगा स्क्वायर। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ओमेगा पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ओमेगा बढ़ती जाएगी, और ओमेगा किस पे डिपेंड करेगा टाइम पे, कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी पर, ओमेगा नॉट 0 तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। अल्फा कितना था बेटा, अल्फा था 3f अपॉन m इंटू एल इंटू टी। तो बेटा ओमेगा टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, ओमेगा की वैल्यू यहां पे रख देना, रेडियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। टोटल एक्सेलरेशन निकालना है तो रूट ओवर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर कर देना। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, समझा दिया है, 2 क्वेश्चन के बेसिस पे समझा दिया है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इंटू अल्फा होता है, वो टॉर्क पे डिपेंड करता है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जबकि रेडियल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर वो ओमेगा पर डिपेंड करेगा और आर पे तो डिपेंड करेगा ही। और ओमेगा किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पर भी डिपेंड करेगी, यदि ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो। क्लियर है के बाद, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इन क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है के बाद, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपसे नीट में या जेईई मेंस में कम से कम नहीं पूछा जाएगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है एडवांस तक में आपसे पूछा जाने की संभावना हो जाती है। ठीक है बात, कॉपी कर लो। ठीक है, तो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। देखो एक क्वेश्चन देखो, आप अपनी स्क्रीन पे देखो, जैसे कि ये रोड है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस करते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। ए रोड पी क्यू ऑफ मास m, लेंथ l इज हिंज्ड एट एंड p, द रोड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय ए मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू पॉइंट q एज शोन इन फिगर। फिगर में देख लो आप, व्हेन स्ट्रिंग इज कट द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड। क्लियर है क्या बात, ये क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आया हुआ है। कैसे है कि जैसे कि ये रोड है हमारे पास, है ना, और ये इस टाइप से बंधा हुआ है और रोड यहाँ पर हिंज है, ठीक है, ऐसे करके दिस इज द रोड, ऐसे करके, ठीक है, और ये यहाँ पर एक टेंशन टी से रस्सी से बंधी हुई है। मास कितना है बेटा m और लेंथ कितनी है इसकी l। अभी तो इस पे बंधा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया, पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। कैसे, मान लेते हैं कि ये रोड है और t इज इक्वल टू 0 पर हम इसे क्या कर देते हैं, इसे कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। तो इसका जस्ट आफ्टर कट यू हैव टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से कि यदि आप इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाता है, तो देखो इस पे कितने फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा mg लगेगा। क्लियर है के बाद, दूसरी बात, ये जो हिंज है ओ, ध्यान से सुनना और सुन करके अपने दिमाग में बैठा लेना। जब भी क्वेश्चन किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कोई रोड या कोई डिस्क या कोई भी चीज दी हो, और यानी कि जैसे ये हिंज दी हुई है, तो आपको इसके फ्री बॉडी डायग्राम में, इसके करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम में कितने फोर्स बनाओगे, एक तो mg बनाओगे, और साथ में यहाँ पर हिंज है तो हिंज भी इस पे फोर्स लगाएगी। किधर लगाएगी, कितना लगाएगी वो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसे क्या कर लेंगे, मान लेते हैं कि n1 इधर फोर्स लगा रही है और n2 इधर फोर्स लगा रही है। मान लेते हैं x एक्सिस में अलग, y एक्सिस में अलग। सो दिस इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द
applied on the rod, this is the gravitational force and this is the component of the hinge force. आपको क्या निकालना है, आपको इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है. तो अबाउट पॉइंट O है ना, अबाउट पॉइंट O क्या करोगे आप, नेट टॉर्क निकाल लोगे. और नेट टॉर्क कैसे निकालोगे, कितने फोर्स लग रहे हैं, N1 और N2. तो देखो N1 कहां से होकर के जा रहा है बेटा, N1 होकर के जा रहा है O से, तो N1 का टॉर्क हो गया 0. N2 कहां से होकर के जा रहा है, ये भी O से होकर के जा रहा है, तो इसका भी टॉर्क 0 हो गया. केवल और केवल टॉर्क किसकी वजह से आ रहा है, टॉर्क आ रहा है mg की वजह से. यदि आपको टॉर्क निकालना नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर को जरूर बमबोले एकेडमी पर आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करेंगे तो बमबोले एकेडमी में जाकर के आप सब्सक्राइब कर लीजिए. और लेक्चर नंबर 4 और 5 में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू फाइंड द टॉर्क ऑन द रोटेशनल मोशन, इन द रोटेशनल मोशन. तो देखो नेट टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क आएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो नेट टॉर्क कितना हो गया बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्लियर है क्या बात. और नेट टॉर्क को किसके इक्वल रखेंगे, I इंटू एल्फा. व्हाट इज I, इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O. क्लियर है क्या बात. और वन एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, ml²/3 हो जाता है. तो यहाँ वैल्यू रख देंगे हम, कितनी आ जाएगी, mg इंटू L/2 इज इक्वल टू I की वैल्यू ml²/3 इंटू एल्फा. सो एल्फा कम्स टू बी 3/2, m से m कट जाएगा, l से l कट जाएगा, दिस इज g अपॉन l. सो दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, दिस इज 3/2, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट. ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है, जे मेंस में भी पूछा जा चुका है. साथ में अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं. ठीक है, आपको बताना है क्या, क्वेश्चन लिख लो आगे, है ना, लिखो क्वेश्चन. इन द अबव क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड, इन द अबव क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड the acceleration of center of mass, acceleration of center of mass and the hinge force. Hinge force mean you have to find the value of n1 and n2. So देखो center of mass का acceleration निकालने के लिए अब करना क्या है अपने को, this is the center of mass. क्लियर है क्या बात. और ये बॉडी क्या कर रही है बेटा, दिस बॉडी इज डूइंग रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है. तो यदि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो इसका तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा. क्लियर है क्या बात. और बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, r इंटू एल्फा. तो बेटा r कितनी है इसकी, दिस इज डूइंग सर्कुलर मोशन अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. और r कितनी हो गई इसकी, r हो गई L/2. और बेटा अल्फा कितना हो गया, बता सकते हो अल्फा, अल्फा आया था आपका 3/2, सॉरी L/2, अल्फा की वैल्यू थी 3/2 g अपॉन L. सो दिस इज इक्वल टू 3g/4. ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है. लेकिन अभी साथ में एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि 2 टाइप के एक्सेलरेशन होंगे रोटेटिंग बॉडी में, सेंटर ऑफ मास या किसी पॉइंट के 2 एक्सेलरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल और एक रेडियल. तो टेंजेंशियल तो r अल्फा के इक्वल होगा, वो हमने निकाल लिया. रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है, या नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बेटा r ओमेगा स्क्वायर. लेकिन क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर इसे कट किया है और ओमेगा कितनी है इसकी 0, क्योंकि इसमें ओमेगा है ही नहीं, तो इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन इसका कितना जाता है 0. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का केवल और केवल एक ही एक्सेलरेशन आता है और वो आता है डाउनवर्ड. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, डाउनवर्ड आएगा. और दिस इज द सेंटर ऑफ मास और Ag आ जाता है ACM कितना, डाउनवर्ड 3/4 इंटू g आ जाता है. आ गई बात समझ में. तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन. लेकिन इसमें फोर्स कितने लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं इसमें mg और ये लग रहा है n2 और ये लग रहा है n1. अब बॉडी को आप ले जाओ ट्रांसलेशनल मोशन में, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं. क्या आपको हिंज फोर्स निकालना है, नॉर्मल n1 and n2. तो ध्यान से देखो, यदि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन केवल इस डायरेक्शन में है ACM और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा 0. यानी कि इसमें कितने फोर्स मान लिए हमने 1 2 3. तो यदि आप इसे x एक्सिस मान लो और y एक्सिस मान लो तो ax कितना हो गया बेटा इसमें 0 और ay कितना हो गया 3/4 g डाउनवर्ड, इजंट इट. ओके, तो इन x डायरेक्शन यदि आप लिखोगे, इन x डायरेक्शन F नेट
इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, क्योंकि ए एक्स 0 है तो एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा है और उसकी वैल्यू है N1, तो N1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से इन वाई डायरेक्शन आप फाइंड करोगे, वाई डायरेक्शन में कितने, हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, दिस इज mg एंड N2। और एसेलेशन कितना है बॉडी का, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जिधर एसेलेशन होता है उधर के फोर्स को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, तो F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए लगाएंगे, किधर, इन वाई डायरेक्शन में। F नेट वाई डायरेक्शन में कितना आ गया, खींचने वाला फोर्स है mg और रोकने वाला फोर्स है N2 इज इक्वल टू m इंटू ए। और बेटा इसका एसेलेशन कितना आया था, दिस इज इक्वल टू 3/4g आया था। क्लियर है? तो इससे हम N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, N2 इज इक्वल टू mg माइनस 3mg/4 एंड दिस इज इक्वल टू mg/4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ N2। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी नीट में बार बार पूछे जा चुके हैं ना, तो ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन को आगे भी किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। आप एक बार इसे कॉपी कर लीजिए। क्लियर है क्या बात? ये है, कॉपी कर लो। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें जो एंगल था वर्टिकल से 90 डिग्री था। अब मान लेते हैं इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये रोड है एंड दिस इज अ रोड ऑफ मास m, लेंथ l, लेंथ कितनी है इसकी बेटा, l, ऐसे करके, दिस इज द लेंथ l एंड मास m, और इट इज हिंज अबाउट o, है ना, रॉड ऑफ मास m, लेंथ l इज हिंज्ड अबाउट, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। और इस तरीके से वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और यहां पर क्या है, ये एक रस्सी से इस तरीके से टंगा हुआ है, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग ए बी इज कट, ए और बी इसे कट कर देते हैं ऐसे करके। फाइंड एंगुलर एसेलेशन फर्स्ट अल्फा, सेकेंड एंगुलर एसेलेशन, सेकेंड सेंटर ऑफ मास का एसेलेशन, थर्ड हिंज्ड फोर्स, है ना, इस टाइप से करना है अपने को। हिंज फोर्स भी निकालना है। तो देखो इसे ध्यान से समझना बेटा, किस तरीके से हम इसे करेंगे। बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है क्वेश्चन, है ना। इसका कोई सा एक पार्ट आपसे केवल पूछा जाएगा, सारे पार्ट तो नहीं पूछे जाएंगे। एक बार क्वेश्चन प्रॉपर आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर लटकी हुई है ये, है ना, तो इस पे जो फोर्स लगेंगे, कितने फोर्स लगेंगे बेटा, एक तो हम मान लेते हैं कैसे कि एक N1 ऐसे मान लेते हैं और एक N2 हम ऐसे मान लेते हैं। दूसरा फोर्स लगेगा mg एंड दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ mg। ये mg की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई। हमें क्या लगाना है, O के अबाउट टॉर्क लगाना है। तो फाइंड नेट टॉर्क अबाउट O। तो नेट टॉर्क कितना हो गया बेटा, कितना, N1 का और N2 का टॉर्क 0। अब आ जाता है बात mg, torque into perpendicular distance from the line of action. This is the line of action of force mg and this is the perpendicular distance. और एंगल कितना बेटा, थीटा। तो ये perpendicular distance और ये दोनों सेम दिख रही हैं आपको। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी आपकी l/2 और बेटा ये वाली डिस्टेंस, ये थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस जो हो जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg, है ना, दिस इज mg। ये हो जाएगी साइन थीटा, लगा देंगे इसमें साइन थीटा, इसे x मान लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन l/2। वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट इसे लिखने का तरीका बता रखा है कि परपेंडिकुलर टू साइन थीटा वाला कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाती है l साइन थीटा। तो दिस इज द नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना, ऐसे लिखो नेट टॉर्क। तो ये आ गया, और नेट टॉर्क को I इंटू अल्फा इज इक्वल टू mg/2 इंटू साइन थीटा। हो सकता है वो आपको कोई एंगल की स्पेशल वैल्यू दे दे, जैसे साइन 30 डिग्री दे दे। और अल्फा, सॉरी, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड, कितना होता है 1/3 ml²। तो द वैल्यू इज 1/3 ml² अल्फा mgl डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा। एक m और l कट जाएगा, तो अल्फा कितना जाएगा बेटा, 3/2 g/l साइन थीटा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट
आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू फाइंड द एस्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास का एस्सेलेशन कैसे होगा? जब आप देखोगे सो इट वुड बी द सेंटर ऑफ मास, और ये हिंज पॉइंट है, और इसके अबाउट क्या करेगा बेटा? ये इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा, और इस समय ओमेगा तो क्या है इसकी? 0। t इक्वल टू 0 पर ओमेगा कितनी है? 0। तो एस्सेलेशन जो होगा इसका, ओमेगा 0 है तो इसमें रेडियल एस्सेलेशन भी हो सकता है और टेंजेंशियल एस्सेलेशन भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ओमेगा 0 है तो रेडियल एस्सेलेशन जो होगा r ओमेगा स्क्वायर होता है, दिस इज 0, तो रेडियल एस्सेलेशन तो इसका है नहीं। कौन सा एस्सेलेशन है? टेंजेंशियल एस्सेलेशन। और टेंजेंशियल एस्सेलेशन कितना होता है? r इंटू एल्फा। r की वैल्यू इसका रेडियस, और रेडियस कितनी होगी बेटा? ये l/2 होगी, l/2 इंटू एल्फा। तो बेटा l/2 इंटू एल्फा की वैल्यू कितनी निकाली हमने? दिस इज इक्वल टू 3/2 g अपॉन l इंटू साइन थीटा। तो l से l कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3/4 g साइन थीटा इज द टेंजेंशियल एस्सेलेशन। और ये इसलिए सेंटर ऑफ मास के कितने एस्सेलेशन हो सकते थे? किसी पॉइंट के जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो दो टाइप के एस्सेलेशन हो सकते हैं। रेडियल एस्सेलेशन हो सकता है यानी सेंट्रिपिटल, और टेंजेंशियल एस्सेलेशन होता है। रेडियल एस्सेलेशन क्योंकि ओमेगा 0 है इसलिए 0 हो गया, अब इसका टेंजेंशियल एस्सेलेशन इसलिए आया है, तो यही क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एस्सेलेशन 80 के बराबर होगा, एंड इट वुड बी 3/4 g साइन थीटा आ जाता है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है? नाउ वी कम्स टू द हिंज फोर्स। हिंज फोर्स मतलब आपको इस N1 और N2 की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। तो N1 और N2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं अपन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा आप इसे कॉपी कर लीजिए, है ना। तो देखो N1 और N2 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे ये देखना है अपने को, है ना। तो इसका आप एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं अपन दोबारा से। थर्ड पार्ट के लिए N1 एंड N2 आपको फाइंड करनी है। तो यदि आप इसका FVD बनाओगे तो इस पे देखो कितने फोर्स लगेंगे बेटा। एक तो लगेगा mg लगेगा डाउनवर्ड, दूसरा मैंने मान लिया था एक N1 लगेगा ऐसे और एक N2 लगेगा ऐसे। क्लियर है क्या बात? अब ये है सेंटर ऑफ मास, इसका एस्सेलेशन किधर है बॉडी का? सेंटर ऑफ मास का एस्सेलेशन है केवल और केवल इधर, यानी कि एक रोड है और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एस्सेलेशन किधर है? ACM इधर ही है ना। और ACM की वैल्यू आपको 3/4 g साइन थीटा के इक्वल आ रही है। यानी बॉडी का यदि आप इसे x एक्सिस मानो और इसे y एक्सिस मानो तो इसका जो बॉडी का एस्सेलेशन है वो केवल इधर है, यानी कि इधर तो नेट फोर्स कितना है? 0 ही है। क्लियर है क्या बात? अब लेकिन तो आप फोर्स क्या लो, है ना, इन x डायरेक्शन F नेट इज इक्वल टू m इंटू ax, है ना। क्योंकि सारा का सारा एस्सेलेशन इधर है तो बेटा x डायरेक्शन में एस्सेलेशन कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर है क्या बात? और बेटा y डायरेक्शन में एस्सेलेशन किधर है? इधर की ओर, है ना, इधर की ओर है। तो इन x डायरेक्शन में आप जब नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 लगाओगे तो देखो एक तो ये थीटा है, ये एंगल कितना था? थीटा, तो इसे भी कितना लिख ले? थीटा। तो इधर कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। तो x डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? N1 प्लस mg cos थीटा, यानी N1 प्लस mg cos थीटा। लेकिन नेट एस्सेलेशन 0 है इसलिए 0, इसलिए N1 क्या आ जाता है बेटा? mg cos थीटा, साथ में माइनस साइन भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में रोड पर एक तो mg cos थीटा इधर लग रहा होगा, और जो ये नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर ना लग करके किधर लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा। जब तो इस पे, और N1 की वैल्यू कितनी होगी? mg cos थीटा होगी। तभी तो इस पे इस डायरेक्शन में यदि आप इसने इसे x मान लिया और इसे y मान लिया, तभी तो x डायरेक्शन में एस्सेलेशन कितना आएगा? 0। तभी तो ये माइनस आया। अपन ने अज्यूम कर लिया था, हमें क्या पता कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो हिंज फोर्स है, इस डायरेक्शन में ही लग रहा है। हो सकता है इस डायरेक्शन में लग रहा हो, तो आ जाता है माइनस चिन्ह के साथ, तो इसका मतलब ये ऊपर की ओर लग रहा है। एक बात। अब हम बात करते हैं y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन ये है, लेकिन एस्सेलेशन किधर है? इधर। सिस्टम का एस्सेलेशन y डायरेक्शन में इतना है, और कितना है? उसकी वैल्यू है 3/4 g साइन थीटा। तो इन y डायरेक्शन देख लो बेटा, इन y डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स लग रहे हैं। क्या? mg का कंपोनेंट एक तो लग रहा है आपके mg साइन थीटा इधर की ओर, और रोकने वाला फोर्स N2 उधर की ओर।
तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए वाई, नेट फोर्स हो गया mg साइन थीटा माइनस n2। नेट फोर्स होता है ना, जिधर की ओर एक्सेलरेशन होता है बॉडी का उधर की ओर फोर्स पॉजिटिव ले लेते हैं, तो mg साइन थीटा खींचने वाला फोर्स, n2 रोकने वाला फोर्स, m इंटू एक्सेलरेशन, ए वाई का एक्सेलरेशन यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन केवल इधर ही है, 3/4 g साइन थीटा। इसलिए n2 की जो वैल्यू आ जाती है थोड़ा सा कैलकुलेट करके साइन थीटा माइनस 3 दिस इज ऑल्सो साइन थीटा है ना, mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा माइनस 3/4 mg साइन थीटा। तो n2 कितना जाता है बेटा, 1/4 mg साइन थीटा आ जाता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n2। तो नेट हिंज फोर्स कितना आएगा बेटा, हिंज फोर्स इसका मतलब कि कितना लग रहा है हिंज फोर्स, एक तो n1 ऊपर की ओर लग रहा है और n2 तो इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना आ गया हिंज फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन नेट आएगी वो आएगी n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू कितनी थी, n1 की वैल्यू आई थी अपनी mg cos थीटा का स्क्वायर, और n2 की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 mg साइन थीटा का स्क्वायर। यदि आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दोगे तो mg cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 16 इज द टोटल वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं ये है, ठीक है, इसे साफ कर लीजिए, कॉपी कर लो इसे बेटा। है ना, क्वेश्चन है दूसरा, a wheel is free to rotate about its axis as shown in figure. A string is wrapped over to rim and block of mass m is attached to free end of the string. The system is released from rest. Find the speed of the block as it descends through a height h। है ना, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है ये देख लो आप, है ना। क्वेश्चन में ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये रिम है या पुली है और इसमें मास m इस प्रकार से लटका हुआ है, ठीक है। अब ये रिंग है ना, इसमें रिंग का मास कितना दिया हुआ है, कैपिटल M। अच्छा, इसमें नहीं दिया हुआ है ना, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास ये पुली है ना, और पुली मान लेते हैं इसका मास m है और बेटा क्या है, रेडियस r मान लेते हैं। तो अगर जो स्पेशली आपको ये रिम दिया हुआ हो, है ना, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग रैप ओवर इट्स रिम दिया हुआ है, तो पुली तो नहीं है ना, तो इसका यदि मास m है, इसका मास रिम है, तो बेटा रिम के लिए रिम होता है जैसे साइकिल का रिम, तो आप उसे क्या कंसीडर करोगे बेटा, उसे कंसीडर करोगे आप रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर। तो इसमें इस एक्सिस के अबाउट इस रिम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा mr स्क्वायर। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर देता हूं कि मैं इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेसिफाई ना करके हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ले लेते हैं बेटा, I ले लेते हैं। तो यदि वो रिम लिख करके देगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका mr स्क्वायर हो जाएगा। यदि वो पुली लिख करके देगा तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी हम ना इसमें तो रिम दिया हुआ है तो हमें mr स्क्वायर लेना है, लेकिन अपन क्या इसे जनरलाइज कर देते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लिख के इसका सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, यदि इसे रिलीज किया जाए रेस्ट से, t = 0 पर ओमेगा 0 है, v 0 है ना, एक्सेट्रा। यदि आप इसे छोड़ोगे यहाँ से t = 0 से इसे हटा लोगे तो क्या करेगा बॉडी, ये क्या होगी बॉडी, ये नीचे आएगी, थोड़ा सा खिसक करके कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो आपको ये बताना है जब ये हाइट h नीचे डिसेंड हो जाए तो इसकी स्पीड कितनी होगी, यही तो बताना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है बेटा, T है। तो यदि आप इसका एफवीडी बनाओगे तो m का एफवीडी बनाओगे तो हाउ मेनी फोर्स विल एक्ट अपॉन दिस, कितने लगेंगे, एक तो mg लगेगा, दूसरा एक टेंशन T लगेगा,
क्लियर है क्या बात। और इसका एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं हम, a मान लेते हैं। दूसरा, यदि आप पुली का FBD बनाओगे तो पुली का मास तो mg तो लगेगा यहाँ पर, साथ में हिंज फोर्स नॉर्मल भी लगेगा, एक इसमें टेंशन T भी लगेगा, है ना, और बस यही फोर्स लगेंगे इसमें। क्लियर है क्या बात, mg नॉर्मल इस तरीके से फोर्स लगेंगे। दूसरी बात, अब ये तो क्या करेगी, रोटेट करेगी और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लेते हैं, पहली बात। अब यदि ये पॉइंट P थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं और ये रेडियस कितनी है बेटा इसकी r मान लेता हूं, तो और ये एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, a, वही होगा इस पॉइंट का यदि मास का एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन a, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, सबका a। तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a होगा, तो इसका एक्सेलरेशन a है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a आ गया और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो a t इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी a इज इक्वल टू आर अल्फा। एक रिलेशन अपने को ये लगाना है। जो ब्लॉक है ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, इसलिए इस पे F नेट इज इक्वल टू m इंटू a लगा देते हैं। नेट फोर्स कितना है बेटा, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, और खींचने वाला फोर्स कितना है mg, रोकने वाला फोर्स है टेंशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर रोटेशनल मोशन के लिए, है ना, जो कि फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ऐसे नेट टॉर्क कितना आया, नेट टॉर्क जो आ जाएगा इस पे, नॉर्मल और mg का टॉर्क कितना हो गया, 0, और नेट टॉर्क जो आएगा वो किसका आएगा, इस पे टेंशन T लग रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टेंशन इंटू r, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू r। तो बेटा अल्फा कितना हो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू टी आर अपॉन आई, और मैंने बताया अल्फा को क्या लिख लेना है बेटा, अल्फा को लिख लेना है a अपॉन आर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर अपॉन आई। क्लियर है क्या बात, तो ये आ गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू टेंशन की वैल्यू रख दो यहाँ से, है ना। टेंशन कितना जाता है, टेंशन ही आता है a इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर। टेंशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर, इसे हम 2 लिख देते हैं। टेंशन की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाता है mg माइनस a अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू m इंटू a, है ना, इम्प्लाइज दैट i अपॉन आर स्क्वायर प्लस m, और a कॉमन ले करके इधर बच जाएगा mg। तो जो एक्सेलरेशन आ जाता है बेटा, एक्सेलरेशन आ जाता है आपका mg अपॉन m प्लस i अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है कि i अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो हमने आई के टर्म में निकाल लिया। अब इसने यहाँ रिम बोला था, हो सकता है वो पुली बोले, यदि रिम बोलेगा तो एम आर स्क्वायर, यदि पुल बोलेगा तो हाफ एम आर स्क्वायर। व्हाट इज एम, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द पुली और रिम, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक, दोनों डिफरेंट है। इफ आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, हम उसकी बात बड़ी कर देते हैं कि रिम ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा mg अपॉन m प्लस आई की जगह एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और a कितना आ जाएगा m अपॉन m प्लस कैपिटल M इंटू जी। हो सकता है वो पुली और ब्लॉक या रिम और ब्लॉक के मास सेम दे दे, तो यहाँ m प्लस m यानी g/2 आ जाएगा, लेकिन हमने वो एज्यूम नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो अब इसका एक्सेलरेशन पता लग गया, u कितनी थी इसकी 0, और v तो अपने को निकालना है, और एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का a, यहाँ पे एक्सेलरेशन g नहीं है, दिस इज नॉट फ्री फॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है जो एक्सेलरेशन g ले लोगे। एक्सेलरेशन कितना लोगे, एक्सेलरेशन इतना लेंगे। क्लियर है क्या बात। तो बेटा कितना जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह m अपॉन m प्लस कैपिटल M इंटू g, और s कितना है, s की जगह आ जाएगा h, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है h। तो बेटा स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 2mgh अपॉन m प्लस कैपिटल M, ऐसे आ जाएगी। सेम क्वेश्चन को आप बाद में हम डिस्कशन करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से भी करेंगे, है ना, तो वो भी आप देख सकते हो। क्लियर है क्या बात, ये बात है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, है ना, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको हम बता देते हैं कैसा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लिख लीजिए।
ये बोर्ड पे आ रहा है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए रॉप इज बॉन्ड अराउंड ए होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मतलब क्या है, होलो सिलेंडर का मतलब होता है रिंग, है ना, रिंग की तरह। मास 3 kg दे रखा है, रेडियस 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रॉप इज पुल्ड विद ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। आपको 30 न्यूटन की हेल्प से, है ना, फॉर एग्जांपल क्या है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रिंग है, इस तरीके से होलो सिलेंडर है, और होलो सिलेंडर इस तरीके से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। इस पर एक स्ट्रिंग रैप है ऐसे करके, है ना, और इसे फोर्स F, कितना फोर्स F लगा रहे हैं बेटा, फोर्स लगा रहे हैं 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और रेडियस कितनी है इसकी, जो रेडियस है इट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और जो मास दे रखा है इसका, कितना दे रखा है, 3 kg दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड अल्फा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, ये एक है ना, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे यदि आप एफबीडी बनाओगे, एक तो mg लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, साथ में एक टेंशन T लगेगा, है ना, या फोर्स F मान लो आप इसे, ठीक है। तो O के अबाउट यदि आप टॉर्क लिखोगे, है ना, O के अबाउट यदि आप टॉर्क लिखोगे, टॉर्क अबाउट O कितना आ गया, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क किस किस का टॉर्क आएगा, N और mg। N और mg तो O से जा रहे हैं और F थोड़ा दूर से जा रहा है, तो नेट टॉर्क कौन देगा, N और mg का तो हो जाएगा 0, नेट टॉर्क देगा F। नेट टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, R। नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा F इंटू R। बेटा I क्या लेंगे, क्योंकि होलो सिलेंडर दिया हुआ है तो mr स्क्वायर ही ले लेंगे, F इंटू R। तो अल्फा कितना हो जाएगा, F इंटू R अपॉन M इंटू R स्क्वायर। R से R कट जाएगा, अल्फा आ जाता है F अपॉन M इंटू R। तो बेटा अल्फा फोर्स कितना दिया हुआ है, 30 न्यूटन। M कितना दिया हुआ है, 30 kg। R कितना दिया हुआ है, 0.4 सेंटीमीटर। तो कितना जाएगा बेटा, ये 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आंसर इसका आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। अब तो देखो, इस टाइप से क्वेश्चन करने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलता है ना, जिसे मैं अभी आपको डायग्राम बना देता हूं। और क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, 2 bodies of mass m1 and m2, है ना, यहाँ पर भी आ रहा है 2 bodies of mass m1 and m2 are attached to the end of string as shown in figure. The string passes over a pulley of mass m and radius r. If m1 is greater than m2, the acceleration of the system will be। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को करते हुए और सोचते हैं कि ये केवल और केवल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से होगा। लेकिन इस केस में पुली का, है ना, पुली दे रखा है अपने को, पुली का मास भी दे रखा है ना, पुली मान लेते हैं इसे, ओवर ए पुली। जब पुली दिया हो, है ना, पुली का मास कितना है m, और इससे एक मास लटका हुआ है m1 और दूसरा मास लटका हुआ है बेटा कितना, m2 मास इसका लटका हुआ है। तो और m1 इज ग्रेटर देन m2, है ना। और इसकी रेडियस कितनी मान लें बेटा, इसकी रेडियस मान लेते हैं हम r। और ये क्या है बेटा, पुली। तो इसके अबाउट ये रोटेट करेगा। जब आप इसे रिलीज करोगे रेस्ट से, क्योंकि m1 है तो नीचे जाएगा और m2 है तो ये सेम एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से ऊपर जाएगा और ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। पुली के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हम वैसे जनरली लेकर के चलेंगे, पुली के साथ रिम भी हो सकता था। यदि पुली है तो हाफ mr स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। हो सकता है ये रिम होता तो रिम के केस में mr स्क्वायर होता। अब देखो इसमें सिस्टम का एक्सेलरेशन a की वैल्यू है, वो निकालनी है अपने। ध्यान से देखो, इस पे कितने फोर्स लगेंगे बेटा, m1g नीचे की तरफ, टेंशन T ऊपर की तरफ। अब यदि आप बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि टेंशन ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, तो आप हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लेक्चर देख लीजिए, उससे समझ में आएगा कि हमने बताया है। फिर से बता रहे हैं कि टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड m2g ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर। तो देखो बेटा, और साथ में यदि आप इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पुली पर मास mg की वजह से फोर्स लगेगा नॉर्मल, एक टेंशन T। हाँ, दूसरी बात, दोनों स्ट्रिंग में अगर जो ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन आ जाता है और इस पुली इज नॉट मासलेस, क्लियर है क्या बात, और फ्रिक्शन भी है,
तो ये रोटेट करती है इस तरीके से, और इसमें यदि टेंशन T1 है तो दूसरी रस्सी में टेंशन T2 होगा। सेम रस्सी है लेकिन इधर साइड T1 मानेंगे और इधर साइड T2 मानेंगे, टेंशन इसमें सेम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो इधर तो टेंशन T1 लगेगा, इधर T2 लगेगा, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए, इस बॉडी के लिए ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1 फॉर दिस ब्लॉक। ये ऊपर जा रहा है, T2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a, इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो आगे ट्रांसलेशनल मोशन से, अब हम इसके लिखते हैं रोटेशनल मोशन से। देखो यदि आप इसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ऐसे ये घूम रहा है, अल्फा बाहर की ओर है ना, तो ये ध्यान से देखो, ये जो टेंशन T है ये कैसे देगा इधर की ओर, और ये कैसे देगा अपोजिट। इसका जो यदि आपने आउटसाइड क्या ले लिया, आउटसाइड पॉजिटिव ले लिया है ना, तो T1 का टॉर्क कैसे होगा, T1 का टॉर्क आउटसाइड होगा, इसका पॉजिटिव होगा, जबकि T2 का टॉर्क क्या होगा, इनसाइड होगा, और ये नेगेटिव ले लेते हैं। तो बेटा नेट टॉर्क कैसे इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, यहां पे लिख देता हूं, नेट टॉर्क इज इक्वल टू कितना आया, आई अल्फा ऐसे लिख दे, और नेट टॉर्क कितना आया, T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई अल्फा। और यदि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन भी a होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है बेटा, सेम है, ध्यान रखने वाली बात है। तो a और अल्फा और r में जो रिलेशन आएगा वो a इज इक्वल टू आर अल्फा, इसे भी आपको यूज करना है। तो यहाँ पे i इंटू अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, a अपॉन r लिख देंगे, और ये आ जाता है आपका T1 माइनस T2 I अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। सो तीसरी इक्वेशन क्या बनती है बेटा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 2 3 को क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देंगे, तो T1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर m1 माइनस m2 g आ जाएगा, और इधर क्या आएगा बेटा, m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए आ जाता है। सो एक्सेलरेशन सिस्टम का m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पुली दिया हुआ है या रिम दिया हुआ है, ये सोचने वाली बात है। मान लेते हैं पुली दी हुई है ना, मान लेते हैं आपको पुली दी हुई है, तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर लिख देंगे, और वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा कितना, m1 प्लस m2 प्लस हाफ m, है ना, यह आ जाएगा ना हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। क्लियर है क्या बात, ये बात है। सो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास जो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो ये है ना। और क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। हाँ, अब एक इसी टाइप के पुली में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे है बेटा, क्वेश्चन देखो, है ना, मान लेते हैं हमारे पास अब की बार एक पुली है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। पुली कैसे, डुअल पुली है, मतलब पुली के ऊपर एक पुली है, एक पुली पर ही दो पुली फिक्स्ड है। एक की रेडियस बेटा 2 मीटर है और दूसरे पुली की रेडियस बेटा कितनी है, 3 मीटर है, और ये दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, है ना। जैसे गन्ने के जूस निकालने वाली मशीन होती है, पुली के ऊपर पुली जुड़ी हुई होती हैं। और मान लेते हैं ये हमारे पास यहाँ पर 1 kg का ब्लॉक है, और इस पुली पे ये तो ऐसे राउंड है, ऐसे लटका हुआ है, और इस वाली पुली पे ये रस्सी इस प्रकार से लटकी हुई है।
क्लियर है क्या बात। और इसका मास दे रखा है 2 kg और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है ना, मास नहीं दिया हुआ है पुली का। आउटर पुली की रेडियस 3 मीटर दी हुई है, इनर पुली की रेडियस 2 मीटर दी हुई है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अबाउट रोटेट करता है। इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, क्लियर है क्या बात। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg एंड 2 kg। बहुत सही क्वेश्चन है ये, है ना, जैसे पहले किया वैसे ही करेंगे। तो अलग अलग रस्सी, अलग अलग टेंशन, तो इसमें T1 टेंशन मान लेते हैं, इसमें T2 टेंशन मान लेते हैं। इसमें 1G नीचे की ओर फोर्स लगेगा तो T1 ऊपर की ओर लगेगा, इसमें 2G फोर्स लगेगा तो इसमें T2 ऊपर की ओर लगेगा। तो इसमें एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन A2 मान लेते हैं। यहाँ पर A1 A2 भी अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि यदि आपने इस पुली को यदि हम कंसीडर करें, है ना, पुली के ऊपर पुली है लेकिन दोनों एक सी हैं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पर T1 लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वहाँ T2 लगेगा, साथ में एक mg लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। यदि आप O के अबाउट, इस O के अबाउट नेट टॉर्क लिखोगे, पहले नेट टॉर्क की हम बात कर लेते हैं, तो नेट टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, mg और n, तो इस पॉइंट O से होकर के जा रहे हैं, है ना। यदि आप आउटसाइड को क्या ले लो, है ना, ऐसे नहीं लेंगे, ये कैसे, ये बड़ा फोर्स है क्योंकि ये 2G है, ये ऐसे घूमेगा, तो हम क्या ले लेते हैं, इन साइड को आपकी बात पॉजिटिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इन साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हम पे डिपेंड करता है हम क्या लिखते हैं, है ना। तो लिख लो बेटा, इन साइड को क्या लिया आपने, पॉजिटिव, और आउटसाइड क्या हो जाएगा बेटा, आउटसाइड हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो दो फोर्स लग रहे हैं हम इस पे, है ना, एक तो T1 और T2। तो जो T2 होगा इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा और इनसाइड इसका टॉर्क होगा, और इनसाइड को क्या लिया आपने, पॉजिटिव, तो T2 का जो टॉर्क होगा पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से T1 जो होगा वो इसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा और T1 का टॉर्क क्या होगा बेटा, बाहर की ओर होगा और नेगेटिव होगा। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, 3 मीटर। क्लियर है क्या बात, माइनस T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2 मीटर। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा 3T2 माइनस 2T1। एक तो इक्वेशन ये बन गई, ध्यान से सुनते रहना। अब यदि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 है, ऐसे करके, जैसे मैंने माना ये A1 ऐसे है और ये A2 ऐसे है, तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, A1, और A1 इज इक्वल टू R अल्फा, A इज इक्वल टू R अल्फा लगाएंगे ना, A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे जब ये ऐसे घूम रही है ना, मैंने उल्टा मान लिया इसे, कैसे ऊपर जाएगी ऐसे करके, तो ऊपर नहीं जाएगी। एक्सेलरेशन किधर मान लें इसका, A2 नीचे मान लें, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A1 ऊपर की ओर हो जाएगा। और ये कैसे घूम रहा है ना, ये इधर की ओर घूम रहा है, मान लिया एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A2 हो जाएगा नीचे की ओर, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 होगा, और इसका एक्सेलरेशन ये तो T1 तो लग रहा है, और इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, A1 होगा। A1 इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। तो R कितना है इसका R है बेटा 2 मीटर, 2 इंटू अल्फा, और A2 कितना हो जाएगा बेटा, A2 हो जाएगा ऐसे, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे, A2 इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा। क्लियर है क्या बात। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसलेशनल मोशन की, ठीक है। तो इसके ट्रांसलेशनल मोशन में देखो, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर T1 ज़्यादा होगा, T1 माइनस 1G इज इक्वल टू 1 इंटू A1। इसके लिए इक्वेशन ये बन गई, है ना। और इसके लिए इक्वेशन ये नीचे जा रहा है, दिस इज 2G माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू A2। क्लियर है क्या बात। तीसरी इक्वेशन क्या है बेटा, दिस इज 3T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, है ना। A1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 2 अल्फा, और A2 की जगह 3 अल्फा, और ये आ जाएगा आपका 6 अल्फा। क्लियर है क्या बात। अब ध्यान से देखो, अपने को T1 और T2 को काटना है, तो मैं थोड़ा सही तरीके से लिख लेता हूँ। T1 माइनस G, इस इक्वेशन को देखो कैसे, T1 माइनस G इज इक्वल टू 2 अल्फा। इस इक्वेशन को देखो, 2G माइनस T2 इज इक्वल टू 6 अल्फा। इस इक्वेशन को देखो, 3T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। I की वैल्यू
चलो मान लेते हैं आई की वैल्यू 2 kg मीटर स्क्वायर उसने दे रखी है, तो जब आई की वैल्यू रखोगे तो इट वुड बी इक्वल टू 2 अल्फा। आगे बात समझ में। अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाए। जब आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो a1 a2 की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो यहाँ 2t1 है, यहाँ t1 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 से। यहाँ 3t2 है और यहाँ t2 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। और इक्वेशन नंबर 1 2 3 करके सबको क्या कर दो 1 2 प्लस 3 कर दोगे, जोड़ दोगे तो 2t1 से 2t1, 3t2 से 3t2, तो इधर क्या, इधर बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा -2g, इधर बचेगा +6g, और इधर तो कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पे 2 दूनी 4 अल्फा हो जाएगा, 3 6 18 अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा। तो ये हो जाएगा 20 4 24 24 अल्फा, और ये आ जाएगा आपका 4g, है ना। तो अल्फा की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है बेटा, अल्फा की वैल्यू आ जाती है 40/24, तो 4 धाम 40 और 4 छिंग 24, तो कितना जाएगा 5/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आंसर इसका आ जाता है 3, है ना, 5/3 आ जाता है। अब अल्फा आ जाता है तो इसलिए a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 × अल्फा, 5/3 यानी 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3 × 5/3 = 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने इतने बड़े क्वेश्चन को एक आसान तरीके से विदिन 1 टाइम्स, है ना, 5 मिनट के अंदर, है ना, 5 से 7 मिनट के अंदर हमने इसे सॉल्व कर दिया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको बाकी के क्वेश्चन भी बेटा सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना, कैसे फिक्स एक्सिस, जैसे आपने सीसा देखा है, यानी झूला होता है जो बच्चों का झूलने वाला, है ना, उस टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से आपके कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। ध्यान से समझना है, कोई भी शॉर्टकट आपको नहीं लगा देना है ना, और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक शीशा है ना, शीशा मतलब होता है हाँ, ये एक 4 मीटर की रोड है जिसे हम झूला बोलते हैं सीसा, और इस पे एक 20 kg का बच्चा इधर बैठा है और इधर 40 kg का दूसरा बड़ा बच्चा इधर बैठा है, और ये झूले की जो लेंथ है ना, वो यहाँ पर इसके इधर उधर ऐसे झूलते हैं ना अपन है, और 40, और इस रोड की जो मास है वो कितना है बेटा 40 kg है। तो आपको क्या निकालना है, you have to find first angular acceleration of the system, second normal reaction on 20 kg, है ना, ब्लॉक या 20 kg चाइल्ड, है ना, और थर्ड आपको क्या निकालना है बेटा N2 नॉर्मल अप्लाइड बाय द शीशा ऑन 40 kg चाइल्ड। क्लियर है के बाद ये आपको निकालना है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, नीट में और जेईई मेंस में आने के बहुत अच्छे क्वेश्चन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इस क्वेश्चन के। देखो कैसे करना है, आपको इसका फ्री बोर्ड डायग्राम बनाना है। यदि आप इस झूले का एफबीडी बनाओगे तो झूले का खुद का वेट जो है 40g ऊपर की ओर है, नॉर्मल रिएक्शन R मान लेते हैं। दूसरा ध्यान से देखना बेटा, 40g नहीं लगा देंगे इस पे, बल्कि what is N1? N1 is the normal reaction between this rod and 20 kg. What is N2? Is the normal reaction between this rod and 40 kg. N1 और N2 की वैल्यू आपको निकालनी है। यदि आप ये पर्सन और इस 40 kg पर्सन का एफबीडी बनाओगे तो देखो 20 kg पर कितने फोर्स लगेंगे बेटा, 20 kg पर फोर्स लगेंगे, एक तो 20g ग्रेविटी लगाएगी और ये रोड इस पे कितने लगाएगी, N1 लगाएगी। मैं उसे यहाँ दिस इज व्हाट, दिस इज mg की जगह कितना लिखते हैं अपन, mg की जगह लिख देते हैं इसे 20g तो नीचे लगेगा इस पे, और इसके पैरों पे N1 ऊपर की ओर लगेगा, इसलिए इस रोड पर भी फोर्स कितना लगेगा बेटा, N1 लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर फोर्स N2 लगेगा और N2 इस पे लगेगा और 40g यहाँ पर लगेगा। ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं डायग्राम। कैसे, मान लेते हैं 20g है तो 20g तो ऐसे लगेगा
और नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर लगेगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन पर्सन या बच्चा नीचे की ओर लगाएगा। इसी तरीके से यदि आप इधर 40 kg वाले का एफबीडी बनाओगे तो 40 G तो डाउनवर्ड लगेगा और झूला इस पर N2 नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगाएगा। एक्शन रिएक्शन से यदि आपके ऊपर N2 कोई फ्लोर लगाता है फोर्स ऊपर की ओर, तो आप भी उस फ्लोर पर N2 फोर्स लगा देंगे। क्लियर है क्या बात? अब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन थोड़ी देर के लिए हम अल्फा मान लेते हैं। तो हम पॉइंट O के अबाउट क्या निकाल ले, हम नेट टॉर्क निकाल लेते हैं। नेट टॉर्क कितने फोर्स लगेंगे? फोर्स लगेंगे नॉर्मल 40G N1 एंड N2। ध्यान देने वाली बात है 20G और 40G इस पर फोर्स नहीं लगेंगे। 20G 40G तो अर्थ लगाएगी पर्सन पर, रोड पर उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है के बात? तो 40G और नॉर्मल का फोर्स टॉर्क तो हो गए 0, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स O से ही पास होकर के जाती है। दूसरी बात, ये नॉर्मल है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ऑफ नॉर्मल, और ये है दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ N2। तो यदि आप N2 के टॉर्क को अंदर की ओर ले लें ऐसे करके, तो N2 जो इनसाइड है, इनसाइड को यदि आप पॉजिटिव ले लें तो आउटसाइड क्या लेना पड़ेगा आपको? नेगेटिव। तो देखो N2 जो है, N2 रोड को कैसे घुमाएगी? ऐसे घुमाएगी, और टॉर्क क्या होगा? अंदर की ओर, और इसलिए अंदर की ओर के टॉर्क को क्या लिया है? पॉजिटिव, और ये इसे बाहर की ओर घुमाएगी और इसका टॉर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है क्या बात? तो नेट टॉर्क क्या होगा? N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा? 2 मीटर, माइनस इसका टॉर्क नेगेटिव N1 इंटू 2 मीटर। नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा 2N2 माइनस N1। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल लेता हूं एक बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा इस रोड के अबाउट 1/12 ml² आंसर आता है ना। तो मास कितना है बेटा? इसका मास है इसका 40 किलोग्राम रोड का, और लेंथ L कितनी ली है बेटा? 4 इंटू स्क्वायर। तो 4 × 12 और 4 × 16 बटे 3 kg मीटर स्क्वायर। तो ये रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, 160/3 अल्फा इज इक्वल टू 2N2 माइनस N1, है ना। तो इस टाइप से आपसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 80/3 अल्फा इज इक्वल टू N2 माइनस N1। ये रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। ओके, अब हम लिखते हैं यदि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है ना। देखो ध्यान से, मैं इसे अब आप एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे ठीक है। तो इसे थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ गया था। यदि ये पॉइंट यहाँ से ऐसे, यदि ये रोड अल्फा से घूम रही है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा A1 मान लेते हैं, और इसका A2 मान लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे सर्कुलर 88 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? R अल्फा। R की वैल्यू कितनी है बेटा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस इज 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 मीटर। A1 A2 के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे 2, और अल्फा तो अल्फा मान लिया हमने। इसी तरीके से A2 भी कितना हो जाएगा? 2 इंटू अल्फा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी। जब ये रोड पर दो बच्चे बैठे हैं और ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से जाती है, तो ये जो पर्सन है ये यूं जा रहा है, तो इस पर्सन का एक्सेलरेशन कितना होगा? नीचे जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से? A1 एक्सेलरेशन से। और ये वाला जो पर्सन है ये किधर से जाएगा? ये A2 एक्सेलरेशन से जाएगा। तो यदि आप देखो इस पर्सन पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो 40G लग रहा है और एक N1 ऊपर की ओर लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितना है? A1। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा? इसके लिए इक्वेशन लिखोगे 40G माइनस N1 इज इक्वल टू 40 इंटू A1। और बेटा A1 की वैल्यू कितनी थी? 2 इंटू अल्फा। 40 इंटू 2 इंटू अल्फा। तो क्या लिख दें? 40G, मैं इधर लिख देता हूँ, 40G माइनस N1 इज इक्वल टू 80 इंटू अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ।
क्लियर है क्या बात? किसके लिए लिखा बेटा ये? 40 किलोग्राम वाले पर्सन के लिए। अब लिखते हैं हम 20 किलोग्राम वाले पर्सन के लिए। ध्यान देने वाली बात ये है, एक्सेलरेशन बॉडी का ऊपर की ओर है और बेटा इस पे कितने फोर्स लगेंगे? एक तो 20G नीचे लगेगा और एक N1 ऊपर की ओर लगेगा। एक्सेलरेशन A2 ऊपर की ओर है, नेट फोर्स ऊपर की ओर है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे N1 माइनस 20G इज इक्वल टू 20 इंटू A2। और बेटा A2 की वैल्यू कितनी आई थी? A2 की वैल्यू थी आपकी 2 अल्फा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेंगे? N1 और ये क्या था? N2। मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, दिस इज N2। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? N2 आएगा और यहाँ पे N2 आएगा। 40 किलोग्राम पर्सन के लिए N2 आ जाएगा। यहाँ पे तो कितना आएगा? यहाँ पे तो N1 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N2 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, 40 kg के लिए N2 लगाया है तो 40 kg की इक्वेशन ये आ जाती है। 20 kg के लिए ये वाली इक्वेशन है N1 माइनस 20G, N1 माइनस 20G इक्वल टू 20 इंटू A2। A2 की वैल्यू 2 अल्फा। तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी? N1 माइनस 20G इज इक्वल टू 40 अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। और बेटा ये क्या थी? ये था N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 80/3 इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, इन तीनों इक्वेशन को यदि जोड़ दोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा 40G माइनस 20G इज इक्वल टू, सबको जोड़ दो, 80 अल्फा 40 अल्फा प्लस 80/3 अल्फा। तो कितना हो जाता है ये? 20G इज इक्वल टू 120। कितना आ जाएगा बताओ? 120 प्लस 80/3, बार दिया 36 और 80, 4 है ना, 440/3 अल्फा। 0 से 0 कट जाएगी, है ना। तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी बेटा, इधर लिख देते हैं अपन, अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? 20 इंटू 3/44 ऐसे आ जाएगी। तो आ जाएगा कितना? 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो 5 दिया 15/11 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखा बेटा कितना लेंदी सवाल था, और अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी आखिर। और जब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो एक्सेलरेशन A1 A2 की वैल्यू भी आ जाएगी, और यहाँ से N1 N2 भी आप निकाल सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा रख देना, इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा की वैल्यू रख देना, और आप N1 और N2 की वैल्यू आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ फिक्स रोटेशन, है ना, इस पर बेस्ड थे। इसी टाइप से अदर कॉन्सेप्ट को भी आप समझ सकते हैं ठीक तरीके से। यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत ही कम क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं अभी, है ना, और कोशिश करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस करने के। लेकिन यदि आपने इन क्वेश्चंस के अनुसार यदि आपने कॉन्सेप्ट को ही समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट बार बार क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट तो क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन की शक्ल बदल जाती है और कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को लगा करके आप आंसर लिख सकते हो। आप इस वीडियो